नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस यानी कि 25 क्वेश्चंस जिन पर हम बात करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है दक्षिण भारतीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यदि हम दक्षिण भारत की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत की जो नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि हम उत्तर भारत की करते हैं, संपूर्ण भारत की करते हैं, हम उत्तर भारत या संपूर्ण भारत की यदि हम बात करते हैं तो गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है। कितनी है इसकी लंबाई? गंगा नदी है, गंगा नदी है और इसकी लंबाई लगभग जो है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ये इसकी औसतन लंबाई है। जबकि हम गोदावरी की बात करते हैं तो लगभग इसकी जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है इसलिए मैंने लगभग लिखा है। तो पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी आती है वो आती है भैया हमारी गोदावरी। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के उत्तर से पूर्वी भाग की ओर बहती है। यह लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कावेरी भारत में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो सबसे जो अगर हम यदि हम इधर पीछे की बात करते हैं तो कृष्णा सबसे दूसरी है। ये जो है वो कौन सी है? दूसरे नंबर की है। कावेरी तीसरे नंबर की है। गोदावरी पहले नंबर की है। और महानदी की यदि हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा राज्य में बहती है और ये बड़ी नदियों में आती है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर नहीं आती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप में से निम्नलिखित में कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात हो रहा है, पूछ रहा है कि कौन सी जल निकासी व्यवस्था है। तो यदि हम दक्षिण भारत की नदियों की जल निकासी की बात करते हैं तो जो है ये कैसी है? ये अरीय व्यवस्था है। अरीय दक्षिण भारत की यदि हम नदियों को देखते हैं तो वो इस तरीके से कुछ निकली हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने मूल बिंदु से ये एक चक्र के रूप में निकली हुई हैं, एक पहिए के रूप में निकली हुई हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये नदियां कैसी हैं? अरीय व्यवस्था के तहत जो है प्रवाहित होती हैं। तो सही आंसर है दूसरे का ए। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है अरीय जल निकासी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियों को प्रदान किया जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा, सोन और महानदी ऐसी नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और अरीय व्यवस्था के अच्छे उदाहरण है। यह व्यवस्था गिरनार पहाड़ियों, काठियावाड़ गुजरात और असम के मिकिर पहाड़ियों में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। लगभग 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी पूछा है कि अनुमानित कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो 2500 किलोमीटर है। तो यानी किसी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए गंगा नदी के बारे में लिख रखा है कि यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर जो है प्रवाहित होती है, यह दूरी तय करती है। यह उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से जो है, गंगोत्री एक जगह है वहाँ पर एक गोमुख ग्लेशियर है, उससे निकलती है।
और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के समीप जो है ये जो है विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है आपका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक प्रतिशतता में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यदि हम भारत की मिट्टी की बात करते हैं तो भारत की मिट्टी में सर्वाधिक जो प्रतिशतता है वो कौन सी मिट्टी की है? जलोढ़ मिट्टी की है भैया। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी की। और जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पर धान या चावल की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। तो भारत की यदि मुख्य फसलों की हम बात करते हैं तो धान उसमें मुख्य फसलों में आती है, क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्र पे यही मिट्टी है तो इसलिए धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी का है। 5वां लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। यदि आप ग्लोब को देखेंगे, यदि आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब को बीच से बांटने वाली, एक्यूरेट एकदम बीच से बांटने वाली रेखा क्या बोली जाती है? भूमध्य रेखा बोली जाती है। अब इस रेखा के समानांतर यानी कि एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे रेखा भी खींची गई है जिसे हम कर्क और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरी है? तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी रेखा है? सॉरी, निचले वाले भाग में है, ऊपर वाले नहीं, निचले वाले में इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.30 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती हैं। यानी हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। यदि हम पीछे देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर नक्शे में थोड़ी सी त्रुटि हुई है, उसको सुधारते हैं। ये देखिएगा, ये 2 रेखाएं हैं, कर्क और मकर, बीच में भूमध्य रेखा है यानी कि ये इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न है और नीचे ये मकर है। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो ऊपरी वाली कर्क रेखा है इसमें जो है फिट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर था वो कर्क रेखा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ठीक है, यदि हम बड़े राज्यों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान राज्य कैसा है? सबसे बड़ा है। राजस्थान नंबर 1 पर है। गोवा सबसे छोटे राज्यों में सबसे नंबर 1 पर है। देखिए लिखा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ पर है? यदि हम पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि की बात लगभग बराबर करते हैं तो वो कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर है, क्योंकि ये पृथ्वी को बराबर बराबर भागों में बांटती है और यही एक वो स्थान है जहाँ पर सूरज जो है वो एकदम सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है। इसलिए यहाँ का जो सही आंसर है वो कौन सा है? किस पर है आपका? जो वो है विषुवत रेखा पर। ठीक है, दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग बराबर होती है। देखिएगा क्योंकि भूमध्य रेखा 2 उष्णकटिबंधीयों के बीच लगभग आधी होती है और अनांत पर सूर्य सीधे उष्णकटिबंधीय में से एक पर होता है और विषुवों पर
सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर होता है। विषुव और अनंत के बीच भूमध्य रेखा पर दिन की लंबाई में भिन्नता बहुत मामूली है और इसलिए भूमध्य रेखा मूल रूप से दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे मिलते हैं। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। पर्वत शिखर महेंद्रगिरी किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है कि महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य से संबंधित है। यदि हम महेंद्रगिरी पर्वत की बात करते हैं तो ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। और पूछ रहा है यही कि महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और वो कोई नहीं का आंसर क्या है कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपत जिले के पाराला खेमुंडी में मौजूद है। यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तपोस्थली थी, यानी कि तप की जगह थी। लिखा हुआ है किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र है? असम में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, इनमें से कोई नहीं। यदि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एमपी यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज्यादा वनों वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वनों वाला यहाँ पर क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र कहाँ पर है? एमपी में है। यदि हम प्रतिशत के दूसरे स्थान की बात करते हैं तो उसका ये है, देखिए भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। यदि हम आवरण के वन आवरण के संबंध में बात करते हैं मिजोरम में, तो मिजोरम सबसे ज्यादा वन आच्छादित प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन की यदि हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश है और वनावरण की बात करते हैं तो मिजोरम है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राज्यों के बीच मूल्य में खनिजों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? यदि हम झारखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश को देखते हैं तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्यों में से है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मूल्य है वो राजस्थान के खनिजों का यहाँ पर प्राप्त होता है। तो सही आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, लिखा हुआ है यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक 30% हिस्सा अब तटीय क्षेत्र का है। भारत के राज्यों में खनिज मूल्य की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसके बाद उड़ीसा क्रमशः दूसरे स्थान पर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है? उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात। उड़ीसा में चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं तो ये गलत है। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, सही है। गुजरात अरब सागर के तट पर स्थित है, सही है। तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई भी तटीय सीमा नहीं है। देखिएगा, तेलंगाना की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से मिलती हैं। 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं तटीय हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। पक्षियों की विविधता के लिए या कहें कि सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी की यदि हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? वो गुजरात में ही स्थित है। प्राचीन काल में महाकाव्य महाभारत का महान युद्ध किस क्षेत्र में या राज्य में हुआ था? तो कहा जाता है कि ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और कुरुक्षेत्र जो जगह है महाभारत की जहाँ पर युद्ध हुआ, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा राज्य में है। ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। ठीक है, प्राचीन काल में महाकाव्य भारत का महान युद्ध किस राज्य में हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। और ऑप्शन में पंजाब गलत, एमपी गलत, गुजरात गलत, इनमें से कोई नहीं। और वो जगह कौन सी है? हरियाणा। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला, भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है? यदि हम सर्वाधिक मात्रा में सेब के उत्पादन की बात करते हैं तो दो राज्य सेब उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। एक है आपका हिमाचल और एक है जम्मू कश्मीर। दो अग्रणी राज्य कौन से हैं? हिमाचल और जम्मू कश्मीर। हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर। कभी हिमाचल आगे हो जाता है, कभी कश्मीर आगे हो जाता है। तो वैसे यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल का सेब ज़्यादा फेमस है, हिमाचल का सेब जो है उत्पादन ज़्यादा है। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। तो आप दोनों ही उत्तर सही हैं, लेकिन परीक्षा में आपको एक ही मिलेगा, या तो हिमाचल या जम्मू कश्मीर। या फिर वर्षवार आंकड़े दे रखे होंगे कि किस वर्ष का है, तब आपको बताना होगा। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। बाकी पंजाब उत्तर प्रदेश के गलत उत्तर हैं। देखिए लिखा हुआ है सेब का सबसे बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर है। देखिए सेब के उत्पादन में भारत का हिमाचल प्रदेश सबसे आगे। दोनों बातें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, यानी कि ये दोनों ही राज्य अपनी अपनी जगह पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य को गार्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर है? गार्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यदि हम गार्डन सिटी की बात करते हैं तो बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। किसके लिए? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु भी कहा जाता है, भारत के गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस नदी पर भारत में सबसे अधिक बांध है? यदि हम बांधों की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा बांध गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा लंबी, सबसे ज्यादा किलोमीटर प्रवाहित होने वाली नदी है। जबकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में एक है। नर्मदा और कृष्णा भी दक्षिण भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। डिस्क्रिप्शन आप इसका इम्पोर्टेंट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? यदि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों की संख्याओं की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। एक मिनट, सॉरी, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति? तो असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। तो मिजोरम यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा? मिजोरम यहाँ पर सबसे ज्यादा सही आंसर है। मिजोरम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, सही उत्तर मिजोरम है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजाति संख्या 94% 8% है और एक केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। ठीक है, यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है तो लक्षद्वीप यहाँ पर नंबर 1 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के राज्यों में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आकार से तीसरा सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आकार से जो महाराष्ट्र है वो तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, बिहार राज्य आबादी में बड़ा है पर क्षेत्रफल में उसका ज्यादा नहीं है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। यदि हम 5 सबसे बड़े राज्यों की बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, एमपी है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये बड़े क्षेत्रों में है, यानी कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद यदि हम बात करते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए लिखा हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,06,85,48,437 है। प्रधानमंत्री श्री JL नेहरू ने किस राज्य को भारत का गहना कहा था? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया है। तो प्रधानमंत्री जो नेहरू हैं उनके द्वारा जो हमारा एक राज्य जिसका नाम है मणिपुर, मणिपुर के लिए भारत का गहना कहा गया है। ठीक है, इसकी जो भौगोलिक आकृति है वो बहुत ही अद्भुत है। कहा था कि 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बीच में एक अंडाकार घाटी में ये स्थित है, तो मणिपुर भारत का गहना कहा गया है। सॉरी, ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ, मैं 7 बोल गया था तो उसकी जगह 9 है। ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अंडाकार आकार की घाटी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? यदि हम भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो ये मानसराम में होती है, और मानसराम कहाँ पर है आपका? मेघालय में है। कहाँ पर? मेघालय में। मौसिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक बस्ती है। यह राज्य राजधानी शिलांग से लगभग 60.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो भी वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूरी तरह से लोगों के जनजातीय समूहों के द्वारा बसा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य? 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से लोगों के जनजातीय समूहों के द्वारा बसा हुआ है? उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा। जनजातियों की बात हो रही है, तो इनमें से इसका जो सही आंसर है वो कोई नहीं। तो यह मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है। ये जनजातियां प्रदेश के अनेक अंचलों से मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड व महाकौशल में निवास करती हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्रों में रहने के कारण इन प्रदेशों की कुछ जनजातियां सीमांत क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। ठीक है, 22 लिखा हुआ है, 1948 में किस आधुनिक राज्य में मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी? 1948 में 48 में किस आधुनिक राज्य में मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन ये है। तो लिखा हुआ है कि इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन, राजस्थान में जो है, राजस्थान में बहुत सारी राजपूत रियासतें थी, तो उनके द्वारा मत्स्य संघ की स्थापना की गई। राजपूताना में 19 सलामी और 3 गैर सलामी रियासतें थी। अजमेर, मेरवाड़ा, केंद्र शासित क्षेत्र को छोड़कर शेष राज्यों की स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ थी। इन राज्यों का विलीनीकरण कर वर्तमान राजस्थान का निर्माण 5 चरणों में हुआ था। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा सबसे बड़ा जो पर्वत है वो आपका, इसे हम बोलते हैं कंचनजंगा की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यानी कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करते हैं, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तो तृष्णा जो है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कौन से? त्रिपुरा। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के त्रिपुरा में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित है। भारतीय गौर इस अभ्यारण्य का आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ पक्षी, हिरण, हलूक, गिवन, सुनहरा लंगूर, तीतर पक्षी और कई अन्य जानवरों और रेंगने वाले जंतुओं की किस्में भी हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन जरा इस स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यदि हम प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश तट, गुजरात तट, बॉम्बे हाई या तमिलनाडु तट। तो बॉम्बे हाई जो है वो सबसे ज्यादा जो है किस पे है? प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अग्रणी है।
देखिए मुंबई तट से दूर बॉम्बे हाई ओएनजीसी की सबसे बड़ी तेल और गैस परिसंपत्ति है। लाखों करोड़ों साल पहले पौधों और जानवरों के अवशेष पृथ्वी की सतह और समुद्र की सतह की मोटी परतों के बीच दब गए। लंबे समय तक दबे रहने से उच्च दबाव और गर्मी के कारण यह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। जैसे जैसे समय निकला बॉम्बे हाई भारत में गैस प्राकृतिक गैस संसाधन के एक समृद्ध क्षेत्र में बदल गया। लेकिन इसमें गुजरात राज्य दे रखा है, तो गुजरात में भी जो कच्छ कारण है वहाँ पर बहुत बड़े भंडार की खोज की गई है, लेकिन अभी हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, तो अभी वो उसका आंसर सही नहीं है। जिस दिन हम यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारा आंसर बदल जाएगा। अभी हम प्रयोग की बात करते हैं, तो बॉम्बे हाई सही आंसर यहाँ पर है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।